खुशामदीद दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मार्क जुकरबर्ग इस वक्त सोशल मीडिया पर राज कर रहे हैं और सबसे ज्यादा यूज होने वाले 4 प्लेटफॉर्म्स को वो ऑन करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिन 4 बड़े प्लेटफॉर्म्स को वो ऑन करता है, इनमें से 2 को मार्क जुकरबर्ग ने चीट करके बनाया है और बाकी 2 को खरीदने के बाद इनके फाउंडर्स ने जब मार्क जुकरबर्ग का असल चेहरा देखा तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। मार्क जुकरबर्ग 2 सिंपल रूल्स पर काम करते हैं, बाय एंड किल द कंपटीशन, बट इफ यू कैंट बाय, कॉपी एंड किल द कंपटीशन। 2004 में कनेक्ट व्यू को कॉपी करने से लेकर 2023 में ट्विटर को कॉपी करने तक की पूरी कहानी आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मार्क जुकरबर्ग किस तरह अपने इविल बिजनेस आइडियाज को यूज करके आज सोशल मीडिया पर राज कर रहा है। मार्क जुकरबर्ग की जर्नी स्टार्ट हुई थी 2004 में फेसबुक से। आज हम सब मार्क जुकरबर्ग को जानते हैं। New face filters on Instagram today. लेकिन क्या आप टाइलर विंकलवोस, कैमरॉन विंकलवोस और दिव्या नरेंद्र को जानते हैं? ये 3 लोग वही हैं जिनको फेसबुक का आइडिया सबसे पहले आया था। 2003 में विंकलवोस ब्रदर्स और दिव्या नरेंद्र को एक ऐसा आइडिया आया था जो इंटरनेट को बदल के रख सकता था। इनका आइडिया था कि एक ऐसी सोशल नेटवर्क साइट बनाई जाए जो हार्वर्ड के करंट और एक्स स्टूडेंट को आपस में कनेक्ट करवा सके। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन तीनों में से किसी को भी कोडिंग नहीं आती थी। बहुत ढूंढने के बाद इन्हें एक कोडर मिला जिसका नाम था विक्टर गाउ। विक्टर ने काम शुरू तो किया, लेकिन एग्जाम शुरू होते ही इसने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और जाते जाते एक नाम सजेस्ट कर गया था। ये नाम था मार्क जुकरबर्ग, जो उस वक्त हार्वर्ड में अपनी कोडिंग स्किल्स की वजह से काफी मशहूर था। विंकलवोस ब्रदर्स ने कोडिंग का सारा काम मार्क जुकरबर्ग के हवाले किया। पहले तो मार्क जुकरबर्ग इस आइडिया पर काम करने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मार्क ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और इन्हीं का आइडिया चुराकर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। 3 महीने तक इनको इंतजार करवाने के बाद 4 फरवरी 2004 को फेसबुक को हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया। विंकलवोस ब्रदर्स और दिव्या नरेंद्र हैरान थे क्योंकि उन्हीं का आइडिया उनके सामने लाइव हो चुका था। विंकलवोस ब्रदर्स से ये बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने मार्क के अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल, जिसमें ये कहा गया कि मार्क जुकरबर्ग ने उनका आइडिया चुराकर फेसबुक बनाया है। विंकलवोस ब्रदर्स और मार्क के बीच 2008 में इस बात पर सेटलमेंट हुई कि मार्क इन्हें $65 मिलियन पे करेगा, जिसमें $20 मिलियन कैश और $45 मिलियन के फेसबुक शेयर होंगे। इंस्टाग्राम की कहानी भी काफी हद तक फेसबुक से जुड़ी है। फेसबुक के शुरुआती दिनों में मार्क जुकरबर्ग ने केविन सिस्ट्रोम, जो इंस्टाग्राम के फाउंडर है, इसे अपने साथ फेसबुक में काम करने का कहा था, लेकिन केविन सिस्ट्रोम ने मना कर दिया और अपनी फोटोग्राफी फैशन पर काम करने के लिए इटली चले गए। इटली से वापस आने के बाद केविन सिस्ट्रोम एक फोटो शेयरिंग ऐप बनाना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त पर फोटो शेयरिंग की कोई ऐसी खास ऐप नहीं थी। केविन सिस्ट्रोम ने जब अपनी ऐप लॉन्च की तो उसका नाम बर्बन था और इसमें इतने खास फीचर्स भी नहीं थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट आने के बाद इसको रीडिजाइन किया गया और इसका नाम भी इंस्टाग्राम रखा गया। इंस्टाग्राम को अपने पहले ही दिन 25,000 यूजर मिल गए। इंस्टाग्राम काफी तेजी से मशहूर हो रहा था और 2012 तक इंस्टाग्राम के पास तकरीबन 50 मिलियन यूजर थे और यही वो टाइम था जब मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को खरीदना चाहा। 9 अप्रैल 2012 को ये डील $1 बिलियन में फाइनल हुई। इस डील में ये बात भी हुई कि जो टीम अभी इंस्टाग्राम को ऑपरेट कर रही है, इसी टीम को आगे भी ऑपरेट करने दिया जाएगा ताकि इंस्टाग्राम की ये यूनिक आइडेंटिटी बनी रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मार्क जुकरबर्ग ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। 24 सितंबर 2018 को इंस्टाग्राम के फाउंडर और को फाउंडर माइक क्रेगर ने इस्तीफा दिया। इन तीनों ने एक दूसरे को पब्लिकली ब्लेम तो नहीं किया, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हुआ था। दरअसल बात ये थी कि इंस्टाग्राम की इंडिपेंडेंस की वजह से माइक और केविन इंस्टाग्राम को जिस तरह ग्रो करना चाहते थे उस तरह ग्रो कर रहे थे, लेकिन फेसबुक के कई एग्जीक्यूटिव को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो चाहते थे कि इंस्टाग्राम की सक्सेस का क्रेडिट फेसबुक को मिलना चाहिए। उस टाइम पर केविन ने कुछ मैगजीन्स में भी पार्टिसिपेट किया था और ये बात मार्क जुकरबर्ग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मार्क जुकरबर्ग ने ये कह दिया था कि उसका कोई भी एम्प्लॉय उसकी इजाजत के बगैर किसी भी मैगजीन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इन सारे रूल से तंग आकर केविन सिस्ट्रोम ने कुछ टाइम के लिए पेरेंटल लीव ली। जब केविन छुट्टी पर थे तो मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम पर लोकेशन टेस्टिंग शुरू कर दी, जिसके केविन सिस्ट्रोम बहुत सख्त खिलाफ थे। और ये वो टाइम था जब फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल में भी फंस गई थी। And it was my mistake, and I'm sorry.
जिसकी वजह से माइक और केविन को इस्तीफा देने का एक और भी बहाना मिल गया। अगर आप कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। व्हाट्सएप को साल 2009 में दो लोगों ने शुरू किया था, ब्रायन एक्टन और जेन कॉम। शुरुआत में व्हाट्सएप में सिर्फ स्टेटस अपडेट का फीचर था, जिसके जरिए आप अपने दोस्तों को बता सकते थे कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इसमें नए नए फीचर्स ऐड होते गए। ब्रायन एक्टन और जेन कॉम के दो ही गोल थे कि अपने यूजर्स का डेटा सेफ रखा जाए और व्हाट्सएप को हर यूजर के लिए फ्री रखा जाए। लेकिन जैसे जैसे व्हाट्सएप के यूजर्स बढ़ते गए तो व्हाट्सएप को मेंटेन करने का खर्चा और साथ ही अपनी टीम का खर्चा बढ़ता गया, जिसके लिए व्हाट्सएप ने एक बिजनेस मॉडल लॉन्च किया। इसमें अब हर यूजर व्हाट्सएप को 1 साल के लिए $1 पे करता था, लेकिन अगर साल के एंड में कोई पे नहीं भी करता था तो वो भी व्हाट्सएप यूज कर सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी इनके ऐप का यूजर एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त था कि इनकी यूजर्स बढ़ते ही चले गए। 2011 तक आते आते इनकी ऐप ने टॉप में अपनी जगह बना ली थी। ब्रायन एक्टन एक चीज को लेकर बड़े क्लियर थे और उन्होंने अपने टेबल पर एक नोट भी चिपका रखा था जिसमें लिखा था नो एड्स, नो गेम्स एंड नो गिमिक्स, यानी कोई एड्स नहीं, कोई गेम्स नहीं और कोई चालबाजी नहीं। ये अपने ऐप को बिल्कुल सिंपल और टू द पॉइंट रखना चाहते थे। इनका कहना था कि हमारा ऐप हमारा फैशन है और आपके डेटा से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद एंट्री होती है फेसबुक की, जहाँ से ये पूरा मॉड्यूल तहस नहस हो गया। वैसे तो मार्क 2012 में ही व्हाट्सएप को खरीदना चाहते थे, लेकिन 2014 में जाके ये डील 19 बिलियन में फाइनल होती है। उस टाइम पर मैसेंजर ऐप का सबसे बड़ा कंपटीटर व्हाट्सएप था, तो मार्क जुकरबर्ग ने सोचा कि इस ऐप को खरीद लिया जाए, जिसके बाद कंपटीशन में कोई बचेगा ही नहीं। और इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग जानता था कि व्हाट्सएप के पास बहुत सारे यूजर्स का डेटा है जिसे वो अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रायन एक्टन और जेन कॉम ने व्हाट्सएप को बेचा ही क्यों, तो मैं आपको बताता चलूं कि मार्क जुकरबर्ग ने सेम वही चीजें इनसे कही जो इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्ट्रोम से कही थी, यानी व्हाट्सएप बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा और फेसबुक आपके काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। सुनने में ये बड़ी जबरदस्त डील लगती है क्योंकि इनको इतनी बड़ी अमाउंट भी मिल गई और इन्हें अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के बीच मामलात बिगड़ना शुरू हो गए। सितंबर 2017 में ब्रायन एक्टन ने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि अब मुझसे नहीं होगा, और उसके कुछ ही महीने बाद जेन कॉम ने भी इस्तीफा दे दिया। रीजन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि फेसबुक की जो राय थी डेटा प्राइवेसी को लेकर और जो बिजनेस मॉड्यूल वो व्हाट्सएप पर तोपना चाहते थे वो इन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके बाद फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल में भी फंस गई थी, जिस पर ब्रायन एक्टन ने ट्वीट किया, इस टाइम #डिलीट फेसबुक। इसके अलावा ब्रायन एक्टन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपने यूजर्स का डेटा बेच दिया और वो रोजाना इस दर्द के साथ जीते हैं। थ्रेड्स की कहानी तो आप सब जानते हैं कि मार्क जुकरबर्ग जब ट्विटर को खरीद न सका तो इसने इंस्टाग्राम के हार्डवेयर और ट्विटर के सॉफ्टवेयर को मिलाकर एक नया ऐप लॉन्च किया जिसे थ्रेड्स का नाम दिया। और वैसे भी आपको मैंने पहले भी इस वीडियो में कहा था कि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, जिसके बाद एलोन मस्क ने मार्क जुकरबर्ग को एक फाइट के लिए चैलेंज किया था, लेकिन वो फाइट हो नहीं पाई। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज।